चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज बात होगी उस एक तत्व की जो हमारे चारों ओर मतलब लगभग हर चीज में मौजूद है, कार्बन। सोचिए, प्लास्टिक से लेके हमारे शरीर के प्रोटीन तक हर जगह कार्बन ही तो है। तो फिर आइए मिलकर इस कमाल के तत्व के राज जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है? मतलब पृथ्वी पर लाखों करोड़ों यौगिक हैं और यहां तक कि पूरा जीवन, इन सब का आधार सिर्फ एक ही तत्व कैसे हो सकता है? यही वो बड़ी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कार्बन से बने जो यौगिक हैं ना, उनके कुछ गुण, वो हमें इसके बारे में बड़े मजेदार सुराग देते हैं। देखते हैं क्या है वो। अब देखिए, ये गुण काफी दिलचस्प हैं। क्यों? क्योंकि ये आयनिक यौगिकों जैसे कि साधारण नमक से एकदम उल्टे हैं। कार्बन के यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, मतलब ये आसानी से पिघल जाते हैं और ये बिजली के कुचालक भी होते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इनके अणुओं के बीच जो बंधन है वो आयन नहीं बना रहा। मतलब सीधा है, कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, न ही पा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि वो करता क्या है? और यही सवाल हमें सीधे कार्बन के एटॉमिक लेवल के रहस्य पर ले जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं कर रहा, तो फिर ये दूसरे परमाणुओं से जुड़ता कैसे है, स्थिर कैसे होता है? तो इसकी जड़ में है कार्बन का स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। इसका मतलब हुआ कि इसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब किसी भी एटम को स्थिर होने के लिए अपना बाहरी शेल पूरा भरना होता है। तो कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। और बस यहीं आकर कार्बन एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना, इसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि यह लगभग नामुमकिन है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन वो भी मुश्किल है, क्योंकि कार्बन का जो नाभिक है वो 6 प्रोटॉन के साथ कुल 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल ही नहीं पाएगा। तो अब क्या करे कार्बन? रास्ता क्या है? और यहीं पर हमें मिलता है इसका जीनियस सॉल्यूशन। कार्बन कहता है, न देना न लेना, चलो साझेदारी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है और इसी को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड। इस शेयरिंग से कार्बन और जिससे वो जुड़ा है, दोनों का काम बन जाता है, दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। कितना सीधा और कितना शानदार आइडिया है ना? इलेक्ट्रॉन शेयर करने की यही आदत, यही क्षमता कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देती है जिनकी वजह से ही वो इतने सारे अलग अलग तरह के यौगिक बना पाता है। चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये 2 महाशक्तियां। तो पहली सुपर पावर है श्रृंखलन, अंग्रेजी में कैटेनेशन। इसका मतलब है कार्बन की अपने ही दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ते जाने की कमाल की काबिलियत। वो एक के बाद एक जुड़कर लंबी, मजबूत और बहुत ही स्थिर चेन बना सकता है, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, जिन्हें जोड़कर हम कुछ भी बना सकते हैं, कितनी भी लंबी चेन। और ये खूबी किसी और तत्व में इस लेवल पर देखने को नहीं मिलती। और अब बारी है दूसरी सुपर पावर की। यह है चतुस्संयोजकता या टेट्रावेलेंसी। इसको कार्बन की सोशल नेटवर्किंग स्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास शेयर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये एक साथ 4 दूसरे परमाणुओं से बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से कार्बन सिर्फ सीधी चेन ही नहीं, बल्कि ब्रांच वाली चेन, मतलब शाखाएं भी बना सकता है। तो श्रृंखलन और चतुसंयोजकता, इन्हीं 2 सुपर पावर्स की वजह से कार्बन यौगिकों का एक पूरा का पूरा विशाल संसार रच देता है। आइए इस दुनिया की एक झलक देखते हैं। मोटे तौर पर हम कार्बन यौगिकों को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक है संतृप्त या सैचुरेटेड। इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, मतलब कम रिएक्टिव। दूसरे हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। इनमें कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और यही चीज इन्हें ज्यादा रिएक्टिव बना देती है। और जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कार्बन सीधी चेन बना सकता है, ब्रांच्ड वाली चेन बना सकता है, यहां तक कि खुद से जुड़कर गोल रिंग्स भी बना सकता है। और एक और मजेदार बात, कभी कभी फॉर्मूला तो एक ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग। केमिस्ट्री में इन्हें कहते हैं संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन कार्बन चेन्स पर ना अलग अलग एक्सेसरीज भी लग सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स। ये ग्रुप्स कार्बन चेन से जुड़कर उसे एक खास केमिकल प्रॉपर्टी दे देते हैं और इन्हीं की वजह से हमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड जैसे न जाने कितने तरह के यौगिक मिलते हैं। तो ठीक है, इतने सारे अलग अलग तरह के यौगिक तो बन गए,
पर ये केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं? चलिए इनकी कुछ खास रिएक्शंस पे नजर डालते हैं। सबसे बेसिक और कॉमन रिएक्शन है दहन, मतलब जलना। ज्यादातर कार्बन यौगिक ऑक्सीजन के साथ जलकर गर्मी, रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और यहाँ एक मजेदार ट्रिक है। ज्वाला का रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा यौगिक जल रहा है। जो संतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे हमारे घर की एलपीजी, वो एकदम साफ नीली लौ के साथ चलते हैं, और जो असंतृप्त होते हैं वो काले धुएं वाली पीली लौ पैदा करते हैं। अगली है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि हमने कहा, संतृप्त यौगिक थोड़े शांत होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में ये क्लोरीन जैसे तत्वों से रिएक्ट कर जाते हैं। इसमें होता क्या है? क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। एक तरह की अदला बदली, जैसा कि मीथेन के इस उदाहरण में हो रहा है। और आखिर में है संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। ये असंतृप्त यौगिकों का खास रिएक्शन है। इसमें वो हाइड्रोजन को अपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड कर लेते हैं और संतृप्त बन जाते हैं। ये काम होता है एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की मौजूदगी में। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना। वो इसी रिएक्शन से होता है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार क्या है? कार्बन की 3 बातें। पहला, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की आदत। दूसरा, लंबी लंबी चेन बनाने की क्षमता यानी श्रृंखलन। और तीसरा, एक साथ 4 परमाणुओं से जुड़ने का हुनर यानी चतुसंयोजकता। यही 3 चीजें मिलकर कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाती हैं, इतना खास कि वो जीवन का आधार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर कार्बन में यह अनोखी काबिलियत ना होती तो क्या ये दुनिया जैसा हम इसे जानते हैं वैसी होती? क्या हम खुद होते? दवाओं से लेकर कपड़ों तक, खाने से लेकर ईंधन तक, हमारी पूरी दुनिया ही तो कार्बन पर टिकी है। इस पर जरूर सोचिएगा।